कहानी शुरू होती है रामपुर नामक गांव में निरुमा और ललिता नाम की दो सहेलियों से। दोनों की दोस्ती किसी मिसाल से कम नहीं थी। बस कर निरुमा, अब कहाँ लेकर जा रही है? देख कैसा घना अंधेरा छा रहा है। अब हमें घर चलना चाहिए। तुझे याद है ना मैया ने क्या कहा था? बस थोड़ी सी दूर और चल ले। कुछ ही दिनों में तेरा विवाह होने वाला है। इसके बाद तू कहाँ मेरे साथ ऐसे फूल तोड़ने आया करेगी? तू तो अपने ससुराल चली जाएगी ना। देख तो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। तू इसे तोड़ ले। कहीं और दूर जंगल में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा अद्भुत और अनोखे फूल चाहिए। बस थोड़ा सा और चल ले, उसके बाद पक्का घर की ओर लौट जाएंगे। ललिता हमेशा की तरह निरुमा की बात मान ली। उस पर आंखें बंद करके भरोसा जो करती थी। दोनों धीरे धीरे जंगल के तरफ चल पड़े। ललिता जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, आसमान का रंग काला पड़ता जा रहा था, जैसे ये आसमान उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो। परंतु ललिता इस बात से अनजान निरुमा के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। आज इस ललिता के साथ वो होने वाला है जिसका अंदाजा इसने अपने सपने में भी नहीं लगाया होगा। अरे ललिता, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। प्यास? पर हम इतनी दूर आ गए हैं, यहाँ आसपास पानी कहाँ मिलेगा? चल जल्दी से घर चलते हैं, वहाँ जाकर पानी पी लेना। नहीं, मुझे अभी चाहिए। मेरा गला बुरी तरह सूख रहा है। मुझे याद है इस तरफ एक पुरानी नदी है, मैंने बचपन में देखा था। तो यहीं रुक, मैं बस एक बार देख के आती हूँ कि उसमें पानी है या नहीं। निरुमा, ये खतरनाक हो सकता है। मुझे डर लग रहा है। तू भी मत जा। डर क्यों रही है? मैं तो बस देख कर आ रही हूँ। तू यहीं खड़ी रह, मैं अभी आई। हाँ ललिता, यहाँ पानी है। क्या सच में? हाँ, पर मैं इसे निकाल नहीं पा रही हूँ। तुझे तो पता है ना, तू मुझसे ज्यादा लंबी है। जरा पास आ, मेरी मदद कर दे। बस एक बार थोड़ा सा पानी निकाल दे। ललिता अपनी सहेली की प्यास बुझाने के लिए तुरंत नदी की ओर बढ़ी। उसे निरुमा के इरादों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी, तभी निरुमा पूरी ताकत से ललिता की पीठ पर जोरदार धक्का मार देती है। ललिता अपना संतुलन खो बैठी और तेजी से नदी में जा गिरी। तू अपने ससुराल नहीं, आज अपने अंतिम ठिकाने पहुंची है मेरी प्यारी सहेली। अब से मैं वही करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ललिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। मेरा भविष्य, मेरा सपना, मेरा प्रेम, सब कुछ उसने छीनने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि मैं वो सब वापस ले लूं जिस पर केवल मेरा अधिकार है। वहीं दूसरी ओर निरुमा गांव पहुंची और ललिता के घर जाकर बोलने लगी। मंजूरी चाची, ललिता घर पर है क्या? वो मेरी माँ ने ललिता के लिए हर बार की तरह स्वादिष्ट खीर बनाई है और माँ ने कहा है कि पहले वो खीर ललिता को देंगी, उसके बाद ही मुझे देंगी। अब ललिता को बोलो ना जल्दी से खीर खा ले, ताकि उसके बाद मुझे भी खीर मिल जाएगी। उसकी आवाज सुनकर ललिता की माँ मंजूरी बाहर आई। मंजूरी के पीछे पीछे ललिता की दादी ममता भी बाहर आ गई। अरे निरुमा, ललिता तो तेरे साथ ही गई थी ना, अब उसको काहे घर ढूंढने आ गई? हम तो कब से उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। 2 बार तो मैं तुम्हारे घर देखकर भी आ गई। तुम्हारी माँ ने भी यही बताया। दोनों सहेलियाँ साथ में हर दिन की तरह फूल तोड़ने गई हैं और अभी तक दोनों घर नहीं लौटी हैं। माँ जी, ललिता निरुमा के साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई? ये मेरी माँ भी ना बिल्कुल भोली भाली, बिना दिमाग की। इसको किसने कहा था कि हमारी बातों पर टिप्पणी करने को? सीधे बोल देती कि निरुमा घर पर नहीं है। नहीं, इनको तो गांव में अपनी सरल स्त्री वाली छवि बनाए रखनी है। लेकिन मेरा नाम भी निरुमा है, निरुमा। इसे सफल नहीं होने दूंगी। निरुमा, तू हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? कुछ तो ऐसा है जो बताना चाहती है लेकिन बता नहीं रही है। वैसे तो हम जानते हैं तू अपनी सहेली के लिए एक मिसाल है, कभी उसकी बात किसी को नहीं बताएगी। परंतु हम भी तेरे अपने ही तो हैं। बताओ, क्या ललिता हिमांशु से मिलने गई है?
नहीं माँ जी, वो हिमांशु से नहीं मिल सकती है। आपको तो पता है, उसने मेरी कसम खाई है कि वो विवाह से पहले हिमांशु से नहीं मिलेगी। और मेरी बेटी अपनी माँ की कसम कभी भी झूठी नहीं खाती। आप ये झूठी ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तो फिर गई कहाँ ललिता? मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा है। हम तो अब तक इसीलिए निश्चिंत थे कि निरुमा उसके साथ है, लेकिन अब तुम यहीं हो तो मेरी ललिता कहाँ है? सच बता निरुमा। निरुमा कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, आंखों में नकली नमी लाने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में कपट और झूठी मक्कारी की भावना जाग उठी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर ऐसा दर्द और चिंता का भाव लाया जैसे वो ललिता के लिए बहुत दुखी हो। क्यों मैं इन साधारण लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ? इन्हें जो भी कहानी सुनाऊंगी ये तुरंत उस पर विश्वास कर लेंगे। यही सही समय है इनके दुख में शामिल होने का नाटक करने का। दादी, मंजरी चाची, मैं क्या बताऊं? ललिता तो मेरे साथ फूल तोड़ने गई जरूर थी, लेकिन बीच रास्ते में ही मेरे सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। मैं बहुत मुश्किल से घर तक पहुंच पाई। मैंने उसे कहा था कि वो जल्दी लौट आएगी, पर देखिए ना, वो अभी तक नहीं लौटी। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो सच में किसी मुसीबत में न फंस गई हो। काश मैं उसे उस भयानक जगह अकेला छोड़कर ना आती। निरुमा, तू ये क्या कह रही है बेटा? तुझे अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो उसे भी जबरदस्ती अपने साथ खींच लाती। माँ जी, अब और बातें ना कीजिए। चलिए, हमें अभी ललिता को ढूंढने जाना चाहिए। बहू, तुम अकेले कहाँ जाओगी? ये ठीक नहीं है। एक काम करो, हिमांशु के पास जाओ। उसे पता चलना चाहिए। वो अब हमारे घर का होने वाला दामाद है। उसकी होने वाली पत्नी गायब है और उसे न बताया जाए तो ये ठीक नहीं होगा। उसका भी इस घर के हर सुख दुख में शामिल होना जरूरी है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। आप घर पर ही रुकिए, मैं हिमांशु को लेकर आती हूँ। अगर ललिता वापस आ जाए तो उसे तुरंत भोजन करा देना। मेरी बेटी न जाने कब से भूखी प्यासी होगी। वो तो दिन भर फूल चुन चुन कर लाती है ताकि घर की मदद हो सके, और आज वो खुद ही नहीं आई। भगवान ही जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मंजरी को दुखी देखकर निरुमा को अपने छल पर बहुत सुकून मिला। तभी उसे याद आया कि मंजरी अब हिमांशु से मिलने जा रही है। निरुमा भागकर उसके सामने आ गई। चाची, आपको क्या लगा ललिता गायब हो जाएगी और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा? वो मेरी सबसे खास सहेली है। आप अकेले इतनी रात में कैसे जा सकती हैं? आप रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तुम कभी भी ललिता के पास नहीं पहुंच पाओगी, ये मेरा पक्का वादा है। मेरा प्रेम जिस पर मेरा हक था, उससे ललिता शादी के सपने देख रही थी। ललिता, तुझे क्या लगा कि तुम मेरी मांग सुनी करके खुश रह पाएगी? ये कभी नहीं होगा। बदले की भावना लिए निरुमा मंजूरी के साथ हिमांशु के घर पर पहुंची। माँ जी, निरुमा, इतनी रात को आप दोनों यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? मंजरी सारी बातें हिमांशु को बताती हैं। क्या बताऊं बेटा, ललिता निरुमा के साथ फूल तोड़ने गई थी और अब तक नहीं लौटी है। न जाने कहाँ चली गई है मेरी बच्ची। नहीं लौटी? ललिता तो यहाँ नहीं आई है, क्योंकि आपने हमें विवाह से पहले मिलने को मना किया है ना? माँ जी, हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत ललिता को ढूंढना होगा। अगर वो रात भर बाहर रही और किसी जंगली क्षेत्र या खतरनाक परिस्थिति में फंस गई तो ये ठीक नहीं होगा। हमें हर हाल में जल्द से जल्द ललिता को सुरक्षित घर वापस लाना होगा। तीनों ने ललिता को हर जगह ढूंढा, गांव के आसपास, जंगलों के किनारों पर, लेकिन ललिता कहाँ मिलती। रात भर वे निराशा में खोजबीन करते रहे। हिमांशु के चेहरे पर ललिता के लिए वास्तविक पीड़ा झलक रही थी। बस थोड़ी सी और प्रतीक्षा, इसके बाद हिमांशु हमेशा के लिए मेरा होगा। मंजरी चाची, ललिता यहाँ आसपास कहीं भी नहीं है। अब हम उसे कहाँ ढूंढें? हो सकता है हम उसे यहाँ व्यर्थ ही खोज रहे हों। वह होती तो अब तक यहीं मिल जाती।
मुझे लगता है हमें एक बार घर जाकर फिर से देखना चाहिए। निरुमा सही कह रही है माँ जी, अब हमें एक बार घर जाके देखना चाहिए। तीनों थके हारे और मायूस होकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ममता दरवाजे के बाहर ही एक मूर्ति की तरह बैठी हैं। मेरी पोती कहाँ है? तुम लोग उसे लेकर क्यों नहीं आए? दादी, ललिता घर पर नहीं आई है? नहीं, वो तो नहीं आई। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अब हम उसे कहाँ ढूंढे? अब गांव में कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा था जहां उन्होंने ललिता को ना खोजा हो। इधर अगली सुबह ललिता नदी के उस पार रेतीय किनारे पर आ पहुंची। वो रेत पर बेहोश पड़ी थी, जीवन और मृत्यु के बीच झूलती हुई। कुछ देर बाद नदी के किनारे पानी भरने के लिए एक महिला आई। ये महिला पार्वती थी। पार्वती नदी के पास में ही एक झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब महिला थी। जब पार्वती ने रेत पर पड़े हुए ललिता के भीगे हुए शरीर को देखा तो वो पहले डर गई। हे भगवान, ये कौन है? जल्द ही उसका डर गहरी चिंता और दया में बदल गया। उसने देखा कि ललिता की सांसें चल रही हैं, लेकिन वो हिलडुल नहीं रही है। अरे बेटी, कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की है? कौन? आप कौन हो? पार्वती घबरा गई। उसने ललिता के सिर पर हाथ फेरा, जहां पत्थर से टकराने के कारण सूजन हो गई थी। तुम्हें चोट लगी है? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ कैसे आई? नाम नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? पार्वती समझ गई कि ये लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है। गंभीर चोट और नदी के बहाव के कारण उसकी स्थिति भयानक हो गई है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अभी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। जब तक तुम्हें सब याद नहीं आ जाता, तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। मैं तुम्हें कोमल कहकर बुलाऊंगी। इस प्रकार ललिता ने अपना नाम, अपना गांव, अपना परिवार और सबसे बढ़कर अपने साथ हुए विश्वासघात को सब कुछ खो दिया। अब कैसा लग रहा है बेटा? दर्द कम हुआ? हाँ, थोड़ा कम है। आपका हाथ बहुत ठंडा है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर तुम मुझे माँ कहकर पुकारोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब तुम आराम करो। मैंने जंगल से कंदमूल लाए हैं, उसे पकाती हूँ। तुम्हें इससे शक्ति मिलेगी। माँ, आप मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अभी भी कमजोर हो। बस तुम मुस्कुरा दिया करो। जब तुम हंसती हो तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी बेटी वापस आ गई है। माफ करना माँ, मैं कोशिश करती हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं आता। मैं कौन हूँ, मेरी असली माँ कहाँ है, ये विचार मुझे बेचैन कर देता है। अरे, ये सब सोचना बंद करो। जब वक्त आएगा सब याद आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। तब तक मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये झोपड़ी तुम्हारा घर है। रामपुर गांव में ललिता के न मिलने से निराशा का माहौल था, पर हिमांशु ने हार नहीं मानी थी। वो अकेले ही आसपास के हर नदी किनारे और जंगली रास्ते पर ललिता को खोज रहा था। ललिता, तुम कहाँ हो? मुझे पता है तुम मेरे आसपास ही हो। ये मेरा दिल कहता है। बस मेरी पहुंच से दूर हो। तुम जहां भी हो बस सही सलामत रहना। मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे नदी की दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई देती है। इतने घने जंगल में ये झोपड़ी किसकी है? शायद उन्हें ललिता के बारे में कुछ पता हो। कोई है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोमल आवाज सुनकर चौंक जाती है और मुड़कर देखती है। ये किसकी आवाज है? माँ ने कहा है किसी भी अनजान लोगों के लिए दरवाजा मत खोलना, लेकिन क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। एक बार जाके देखती हूँ। ललिता, तुम यहाँ? मुझे पता था तुम जिंदा हो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? कृपया मुझसे दूर रहिए। क्या कह रही हो तुम?
मैं हिमांशु हूँ, तुम्हारा हिमांशु। हम एक होने वाले थे। क्या तुम्हें सच में याद नहीं? मैं नहीं जानती आप कौन है, और ना ही मैं ललिता हूँ। मेरा नाम कोमल है। मैं यहाँ अपनी माँ पार्वती के साथ रहती हूँ। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। नहीं, ये झूठ है। देखो मुझे, तुम्हारी आंखों में वही चमक है। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसी है? तुम्हें क्या हुआ? किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको नहीं जानती। याददाश्त खो गई? ये कैसे हो सकता है? क्या निरुमा ने ये सब किया है? क्या हुआ था उस रात? निरुमा? ये कौन है? मैं नहीं जानती किसी को। ज्यादा सोचने की कोशिश करती हूँ तो मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। कृपया मुझे जाने दो। उसी समय पार्वती जंगल से लौटती है। वो हिमांशु को अपनी झोंपड़ी के पास देखकर चौंक जाती है। अरे, कौन हो तुम और मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? माँ जी, आप कौन हैं? ये लड़की, ये मेरी मंगेतर है। ये ललिता है। ये गांव से लापता हो गई थी। शांत हो जाओ नौजवान। ये मेरी बेटी कोमल है। मुझे ये नदी के किनारे मिली थी। इसके सिर पर गहरी चोट थी और इसकी याददाश्त चली गई है। ये तुम्हारी ललिता नहीं हो सकती, भले ही चेहरा मिलता हो। नहीं, मैं इसकी आंखों में देख सकता हूँ। ये वही है। क्या आप इसे मेरे साथ जाने देंगी? मैं इसे वैद्य के पास ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि इसे कोई तकलीफ हो। ये मेरे लिए अब सब कुछ है, और जब तक इसे कुछ याद नहीं आता मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये किसी को नहीं पहचानती। क्या तुम जबरदस्ती इसे ले जाना चाहोगे जबकि ये तुम्हें देखकर डर रही है? नहीं, मैं इसे और परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगा। मैं इसे वापस जरूर लेके जाऊंगा। आप इसका ध्यान रखिएगा। हिमांशु निराश होकर टूटे हुए दिल के साथ घर वापस लौट जाता है। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। माँ, वो कौन था? वो मुझे ललिता क्यों बोल रहा था? शायद कोई भूला भटका आदमी है। तुम उस पर ध्यान मत दो। चलो अंदर चलें। हिमांशु वापस लौटता है। इस अविश्वसनीय सत्य को पहचानने की कोशिश करता है। ललिता मिल तो गई थी, पर अब उसे कुछ भी याद नहीं है। अब उसका एकमात्र लक्ष्य ललिता की याददाश्त वापस लाना था। माँ जी, दादी, ललिता मिल गई है। वो जीवित है, पर उसने अपनी याददाश्त खो दी है। नदी किनारे एक दयालु महिला पार्वती जी ने उसे बचाया है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याददाश्त खो दी? ये कैसे हो सकता है? बेटा, हम तुरंत चलते हैं और उसको घर लेके आते हैं। नहीं माँ जी, वो हमें पहचान नहीं रही और हमें देख के डर जाती है। पार्वती जी उसे हमारे साथ नहीं भेजना चाहती हैं। मैं जबरदस्ती करके उसे और नहीं डरा सकता। हमें समझदारी से काम लेना होगा। इस बीच निरुमा कोने में खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। अब वो समझ गई कि उसकी साजिश अब विफल होने वाली है। ललिता बच गई? ये नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि नदी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन कोई बात नहीं। अब खेल का दूसरा चरण शुरू होगा। हिमांशु उसे आसानी से नहीं मिल सकता है। मैं उसे मानसिक रूप से तबाह कर दूंगी ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। मुझे ये खबर जल्दी से गोकुल के पास पहुंचानी होगी। ललिता का गांव के पास रहना ठीक नहीं है। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर मेरा क्या होगा? वो इस जंगल से बाहर नहीं आनी चाहिए। पार्वती को कुछ ऐसा करो कि वो खुद ललिता को लेकर गांव से बहुत दूर चली जाए। जी मालकिन, आपका काम हो जाएगा। अगली सुबह फिर हिमांशु नदी के किनारे पहुंचता है। कैसे करूं? कौन सी बात बोलूं जिससे उसे सब याद आ जाए? ललिता मुझे पहचान भी नहीं रही है। तभी पार्वती और कोमल नदी पर पानी भरने आते हैं। उन्हें देख के हिमांशु पेड़ के पीछे छिप जाता है। कोमल, तुम यहीं बैठो, मैं पानी भर कर आती हूँ। ठीक है माँ। वो नदी के किनारे बैठ जाती है। हिमांशु एक पेड़ के पीछे से ललिता को देखता रहता है।
तभी दूर से एक बूढ़ा साधु बाबा उस ओर आते हुए दिखाई देते हैं। अरे नौजवान, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुमने अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया है। हाँ बाबा, मैंने अपनी ललिता को खो दिया है। वो मुझे मिल गई है, पर वो मुझे पहचान नहीं रही है। उसकी याददाश्त चली गई है। यादें वे मन में नहीं, आत्मा में बसती है। आत्मा को जगाने के लिए बाहरी नहीं, भीतरी प्रकाश की जरूरत होती है। देखो नौजवान, मेरे पास ये अमृत आम है। ये किसी साधारण पेड़ का नहीं, बल्कि सदियों पुराने उस मनकामेश्वर वृक्ष का फल है। इस फल को अपनी ललिता को खिलाओ। मुझे यकीन है कि वो अवश्य ठीक हो जाएगी। बाबा, क्या सच में ये आम काम करेगा? जहां विश्वास होता है, वहां विज्ञान और तर्क काम नहीं करते, सिर्फ चमत्कार होता है। हिमांशु तेजी से पार्वती की झोपड़ी की ओर बढ़ता है। पार्वती जी, आपको पता है क्या हुआ? गांव के पास एक औरत मिली है, ठीक इसी लड़की, कोमल जैसी। किसी को उसने मारने की कोशिश की है। अब गांव के सारे लोग आपको और इस लड़की को खोज रहे हैं। हे भगवान, लेकिन क्यों? लोगों को लग रहा है कि ये लड़की कोमल ने ये सब किया है। उन्हें लगता है कि इसे यहाँ रखने से गांव में विपत्ति आएगी। वे अब इसे ढूंढ रहे हैं। अगर आपको अपनी बेटी की सुरक्षा चाहिए तो आप इसे लेकर तुरंत लेकर कहीं दूर चली जाइए। पार्वती डर गई, क्योंकि वो कोमल को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। कोमल, मेरी बच्ची, हमें ये जगह छोड़नी होगी। यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। हम दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जब हिमांशु झोपड़ी में पहुंचा तो झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी। नहीं, ललिता, तुम कहाँ चली गईं? हिमांशु जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके हाथों से एक बार फिर उसकी जिंदगी फिसल गई हो। क्या हुआ हिमांशु? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। निरुमा, तुम मुझे सच सच बताओ, उस रात ललिता के साथ क्या हुआ था? क्योंकि तुम ललिता के साथ ही फूल तोड़ने गई थी ना? हाँ, मैं उसके साथ फूल तोड़ने जरूर गई थी, लेकिन बीच रास्ते में मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा, तो मैं घर लौट आई और मुझे नहीं पता कि वो नदी में कैसे गिर गई। तुम्हें किसने बताया कि वो नदी में गिर गई है? हम तो बस ये जानते हैं कि वो लापता हो गई है। निरुमा का चेहरा एक पल के लिए काला पड़ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो मैं गई काम से। अब मैं इसे क्या बोलूं? क्या हुआ निरमा, तुम इतनी चुप क्यों खड़ी हो? कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? अगर तुमने कुछ ललिता के साथ किया है तो मुझे अभी बता दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समझी तुम? तुम मेरे पर शक कर रहे हो? वो मेरी बचपन की सहेली है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगी? वो तो मेरे सुनने में आया है कि ललिता नदी में गिर गई है, समझे तुम? अब मुझे सब पता लगाना होगा, ललिता को किसने धक्का दिया है। लेकिन मैं क्या करूं? ललिता तो अब झोपड़ी छोड़कर भी कहीं चली गई। अब मैं उसे कहां ढूंढूं? उस रात निरुमा ने अंधेरे का फायदा उठाया और गोकुल से मिलने गई, जो गांव के बाहरी छोर पर उसका इंतजार कर रहा था। गोकुल, तुमने अपना काम कर दिया? पार्वती और ललिता गांव छोड़कर गए या नहीं? हाँ, मैंने अफवाह फैलाई और उस बुढ़िया को इतना डरा दिया कि वो सुबह होने से पहले ही भाग गई। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब तो तुम्हारा रास्ता साफ है। रास्ता साफ नहीं है। जब तक वो जीवित है तब तक हिमांशु उसे ढूंढता रहेगा। गोकुल, हिमांशु को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करना होगा। तो अब क्या करना है? हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। हिमांशु को ऐसे ही मुझ पर शक हो रहा है जैसा कि उसने आज ही किया था। मुझे कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जिससे वो मानसिक रूप से टूट जाए। गोकुल, मैं चाहती हूँ कि तुम ये पता लगाओ कि वे दोनों कहाँ गई हैं। पार्वती और ललिता कहाँ छिपी हैं। मुझे बस उनसे एक बार मिलना है। मिलना है, लेकिन क्यों? मैं उसे इतना मानसिक दर्द देना चाहती हूँ कि वो खुद ही जीना छोड़ दे और हिमांशु बस मेरे आगे पीछे घूमे।
ठीक है, मैं पता करता हूँ कि वे कहाँ गए हैं। मुझे सिर्फ शहर का नाम नहीं चाहिए गोकुल, मुझे ठीक वही जगह का पता चाहिए जहाँ वे रह रही हैं। और जल्दी करो, मैं नहीं चाहती कि हिमांशु मुझसे पहले वहाँ पहुँचे। गोकुल ने अपना काम पूरा किया। उसे पता चला कि पार्वती और कोमल गांव से दूर स्थित एक छोटे से पहाड़ी इलाके रहती हैं। किसी का वहां पहुंचना लगभग असंभव था। गोकुल ने ये खबर निरुमा तक पहुंचाई। मुझे उनका ठिकाना मिल गया है। वे उत्तरी जंगल के पास अरण्य कुटीर में हैं। वो जगह बहुत सुनसान है और चारों ओर से जंगल से घिरी हुई है। बहुत खूब गोकुल, तुम यहीं रुको और हिमांशु पर नजर रखो। अगर वो कहीं जाता है तो मुझे तुरंत खबर करना। मैं अब अकेले वहां जाऊंगी। हिमांशु ने निरुमा को जंगल की तरफ जाते देखा तो उसे अजीब सा संदेह हुआ। निरुमा, ये कहाँ जा रही है? ये हमेशा इतनी घबराई हुई रहती हैं कि घर से बाहर अकेले नहीं निकलती, और आज वह इतने आत्मविश्वास से जंगल की ओर क्यों जा रही है? निरुमा के पिछले झूठ ने हिमांशु के मन में शक के बीज बो दिए थे। हिमांशु तुरंत निरुमा का पीछा करने लगा। वो जानता था कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। निरुमा तेजी से जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। तुम कौन हो? पार्वती जी, आप मुझे नहीं पहचानेंगी। मैं कोमल की दोस्त हूँ। मैं उससे मिलने आई हूँ। हिमांशु ने मुझे बताया कि वो कहाँ है। मैं उसे घर ले जाने नहीं आई हूँ, बस उसका हाल पूछने आई हूँ। पार्वती कुछ पल के लिए संकोच में पड़ गईं, लेकिन निरुमा की बातों में इतना विश्वास था कि उन्होंने निरुमा को अंदर आने दिया। वो अंदर है, लेकिन उसे जोर से बात मत करना। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे जंगल में लकड़ियाँ लाने जाना है। ये तो पार्वती जी है। मतलब ललिता यहाँ पर ही है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निरुमा यहाँ कैसे आई और उसे ललिता के बारे में किसने बताया? मुझे इस पर नजर रखना होगा। कैसी हो ललिता? नहीं, कोमल। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं जानती? तुम अपनी ही सबसे अच्छी सहेली को भूल गई? वही सहेली जिसने तुम्हें धक्का दिया था तुम्हारी शादी के ठीक पहले? मुझे कैसे भूल सकती हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम हिमांशु को नहीं मिल सकती, तुम उसकी नहीं हो सकती। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा हो। मैं तुम्हें मानसिक रूप से इतना तोड़ दूंगी कि तुम खुद ही। वाह निरुमा, वाह! तुम्हारी जैसी नीच लड़की मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। मुझे तुम पर शक था, लेकिन तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिमाग फट रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोमल, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ लाया हूं। शायद इससे तुम्हें राहत मिले। कोमल, ये आम खा लो। ये कोई साधारण आम नहीं है। ये मुझे एक साधु बाबा ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है इस आम को खाने के बाद तुम्हारी यादाश्त जरूर लौट आएगी। कोमल ने कांपते हाथों से आम लिया और जैसे ही आम का रस उसकी जुबान तक पहुंचा, उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखें अचानक फैल गईं, पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी। नदी किनारा, चिल्लाहट, धक्का और गिरते समय दिखा हुआ निरुमा का चेहरा, सब उसकी आंखों के सामने साफ उभर आया। हिमांशु, मुझे सब याद आ गया। मैं ललिता हूँ। मुझे निरुमा ने धक्का दे दिया था, जिससे मैं नदी में गिर गई। न जाने इसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया। ललिता, तुम्हें सब याद आ गया। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत। उधर निरुमा भागने लगी। रुक जाओ निरुमा, तुम्हारा खेल यहाँ खत्म हुआ। पहरेदार तुम्हें बंदी बनाने के लिए लेने आते ही होंगे। ललिता रोते हुए हिमांशु के सीने से लिपट गई। ये सिर्फ फल नहीं था, ये तो भगवान की भेजी हुई निशानी थी, जिसने मुझे वापस जीवन दान दिया है। हिमांशु, वो मेरी सहेली नहीं थी,
उसने मुझे धोखा दिया। उसे प्यास लगी थी तो मैं उसके लिए पानी लेने गई थी और उसने मुझे नदी में धक्का दे दिया। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। वो तुम्हें पसंद करती थी। हमारे बीच अब कोई नहीं आएगा। चलो घर चलते हैं ललिता। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और आंतरिक प्रकाश हमेशा अंधेरे और धोखे पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। और एक प्यारा सा कमेंट भी करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।